हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हेलो अध्यापक। आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 7th का एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ये एक्चुअली लास्ट ईयर का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ tool as a sample paper, to prepare for the upcoming examination. So let us start without wasting a time. Section A, 1 mark questions. So MCQs हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट। इक्वेशन क्या है? द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स। तो 3 टाइम्स एक्स तो ये हो गया, है ना, 3 टाइम्स एक्स एंड 10। सम का मतलब हो गया एडिशन। तो 3x + 10 is 13. So the correct option is A. 3x + 10 is equals to 13. Question 2. The solution of the equation p/2 + 1 is equals to 3. अब ये बहुत सिंपल है, आप इसको देखो। p/2 आपने ऐसे लिखा, ये +1 जो है दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा 3 - 1, करेक्ट। तो ये p/2 एज इट इज रहा और हमारा 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। अब ये 2 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके p की वैल्यू आ गई 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारी 4 की वैल्यू है या दिस वन। ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कुलर बटन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक बटन है जो सर्कल की तरह है और इसका रेडियस हमें गिवन है। इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल इज πr², करेक्ट। नाउ पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई होता है 22/7 और r² r यानी रेडियस, r² मीन्स 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7। तो दिस 7 गेट्स कैंसल आउट। तो 22 × 7 is equal to 154. So the correct option is C. फोर्थ क्वेश्चन इज 64 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमें लिखना है। तो जैसे कि अगर हम ये देखते हैं 16² मीन 16 × 16, वो तो है 256। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। 1/8 तो खुद एक फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। 2 × 4 मीन्स 2 की पावर 4 इज इक्वल टू के 2 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। अभी इसका आंसर हो गया 4, इसका आंसर हो गया 4, 4 4 16, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 2 की पावर 6, क्योंकि जैसे यहाँ पर 4 बार किया है हम इसको 6 बार कर लेते है ना। 5 एंड दिस इज 6, राइट। अब ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 × 4 × 4, 4 4 16, 16 4 64। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आप फिफ्थ क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज दिस मीटर एंड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिस्टेंस कैन बी रिटन एज। अब हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की सबसे बड़ी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको पॉइंट यहाँ लगाना है 3 और 8 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आप जब पॉइंट लगा दोगे तो ये हो जाएगा 3.84467 इंटू 10 की पावर कुछ, ठीक है। तो वो अभी हम चेक करेंगे क्या आएगा। बट बेसिकली आपको यहाँ पर जो है 3 ही रखना है, 38.4 नहीं लिखना है या 384 पॉइंट नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 3.8 आएगा ये। चलिए इसको हम करके देखते हैं एक बार। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए हमने पॉइंट लगाया यहाँ, तो ये हो जाएगा 3.84467। अब कितने 10 की पावर क्या आएगी इसमें देखेंगे, हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं 10 पावर 8 कहाँ है। 10 पावर 8 यहाँ, 10 पावर -8 यहाँ, -9 यहाँ, -13 यहाँ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x + y टू गेट 2x + 3y। इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। अच्छा, 3x यहाँ पर बन गया 2x, तो इसका मतलब है एक x गया, यहाँ पे है y, 3y बन गया, तो इसका मतलब है कि 2y और ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब आप देख लो ये वाला आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, दिस वन, बी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सब्ट्रैक्टिंग -5y² फ्रॉम y² द रिजल्ट इज।
आप देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को कई बार इसमें एरर कर जाते हैं बच्चे। तो इसका क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है -5y² को y² से। तो पहले आप ऐसे लिखिए, y² में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है सब्ट्रैक्ट, अब लिखिए इसको, ये है -5y² को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसको ऐसे लिख देंगे तो आपको ये ध्यान है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा y² प्लस 5y²। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ कितने y² है 5 और यहाँ कितने y² है 1। तो 5 और 1 टोटल कितने हो गए 6y²। तो आपका आंसर होना चाहिए बी। 8 क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 7a माइनस 4b। ए की वैल्यू दी है 3, बी की वैल्यू दी है 2। हमसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल क्या आएगा इसको। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह लिख देंगे 3 और बी की जगह लिख देंगे 2। तो 7 ए का मतलब है 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, ए कितना है 3। तो 7 3 ज़ा 21। बीच में नेगेटिव साइन है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पर 4 है, 4 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी है 2। तो 4 इंटू बी यानी 4 इंटू 2 8 हो गया। तो 21 में से 8 जाएंगे 13। तो 13 इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ सिमेट्री अबाउट वर्टिकल मिरर। तो अगर आप देखो, अगर आप इस तरीके से मिरर को खड़ा करोगे तो कोई भी और दूसरा जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं शो कर रहा, लेकिन अगर आप वी के बीच में से लेकर जाएंगे तो ये आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 10th क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 इसके एंगल्स और 3 इसकी साइड्स। तो यहाँ पर 3 5 4 कोई भी नहीं है, तो आवर आंसर विल बी नन ऑफ दीज। 11th क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। इसमें p की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये प्लस 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 2 गए, 7 माइनस 2 इज 5। तो इसका मतलब है 5p किसके बराबर हो गया, 5p हो गया 5 के बराबर, राइट। अब ये वाला जो 5 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो p इज इक्वल्स टू 5/5 विच मीन्स द आंसर शुड बी 1। सो b इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 3 पावर 0 प्लस 4 पावर 0 प्लस 5 पावर 0 होल पावर 0 इज इक्वल्स टू। अब देखो इसके बीच में जो ब्रैकेट का आंसर चाहे कुछ भी है, चाहे 1 करोड़ आ जाए इसका आंसर, बट क्योंकि बाहर पावर 0 लगी हुई है तो इसका आंसर विल ऑलवेज बी 1। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, अगर उसकी पावर 0 है द आंसर विल ऑलवेज बी 1। एनीथिंग पावर 0 इज 1। बट अगर आप फिर भी इसको सॉल्व करना चाहो, 3 पावर 0 इज 1, 4 पावर 0 इज 1, 5 पावर 0 इज 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और 3 की पावर 0 इज अगेन 1। सो द करेक्ट आंसर इज 1। 13th क्वेश्चन इज ऑन सिंप्लीफाइंग a प्लस b माइनस 3 माइनस ब्रैकेट b माइनस a प्लस 3 प्लस ब्रैकेट a माइनस b प्लस 3। द रिजल्ट इज, अब हमें यहाँ रिजल्ट, आप क्या कीजिए, यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, है ना। तो a प्लस बी माइनस 3 एज इट इज रह जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा, है ना। ये माइनस और माइनस प्लस a हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। बाकी ये एज इट इज ही रहेगा। तो जब आप इसको पूरा लिखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ ये लिख कर क्या आएगा। तो जब आप इसको लिख लेंगे ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप क्या करेंगे, जो भी अपोजिट हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे ये -b और -b ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a और a कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। एक a और ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसका मतलब है 3a हो गए, है ना। तो या तो ये वाला आंसर होगा या फिर ये वाला आंसर होगा, अभी चेक करते हैं। तो 3a, अब -3 और +3, तो ये 3 और 3 कैंसिल, करेक्ट। तो हमारे पास बचा -3। तो आई थिंक ये वाला आंसर होना चाहिए। अभी हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3a आ गया, -3 हो गया, और यहाँ पर b जो है वो एक ही बचा है -b, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 3a माइनस b -3। 14th क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। सपोज करो एक आपका कोई जो है रेक्टेंगल है, उसका एरिया पहले 2 था, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसका एरिया जो है अब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। तो इसके पेरीमीटर के साथ क्या होगा। अगर इसका एरिया बड़ा हो रहा है तो इसकी सभी साइड्स की लेंथ भी बढ़ रही है, और अगर साइड्स की लेंथ बढ़ेगी तो पेरीमीटर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज।
15th क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीडियंस कैन ए ट्राइंगल हैव। अगर आप एक ट्राइंगल को देखोगे तो इसके 3 मीडियंस हो सकते हैं, तो द करेक्ट आंसर शुड बी 3। मीडियंस और एल्टीट्यूड में थोड़ा फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। एल्टीट्यूड जो है वो एक लाइन सेगमेंट होती है जो सिर्फ 90 डिग्री का होता है, जबकि मीडियन क्या होता है, ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करता है। ये एक्चुअली बाइसेक्टर होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और एल्टीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। 3 एल्टीट्यूड होंगे और 3 ही मीडियंस होंगे, बट एल्टीट्यूड और मीडियन के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम आ गए सेक्शन बी की तरफ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दिए 4 ब्रैकेट m + 3 = 18। आप क्या कीजिए, ब्रैकेट है इसको ओपन कर लीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4m प्लस, ध्यान रखना यहाँ पे 3 नहीं आएगा। 4 जो है m से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 और इज इक्वल्स टू 18। ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4m जो है इज इक्वल्स टू 18 में से 12 गया तो आपके पास बचा 6, और m की वैल्यू आ जाएगी 6/4, जिसको आप 2 से रिड्यूस करोगे, डिवाइड करोगे, तो 2 3s are 6 and 2 2s are 4। सो दिस इज योर आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल एट n। तो इसका मतलब है कि ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, और हमें पता है पूरा ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल मिलके 90 डिग्री हो गए, राइट। अगर ये अकेला 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 हो गए। अब यहाँ पर दिया है ये वह x और ये है 2x, दोनों मिलकर कितने हो गए 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हो कि 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 2x और x मिलकर हो गए 3x, और 3x हो गए आपके अगर 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 90/3। 90/3 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। और अगर x आपका 30 डिग्री है, यानी कि ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है, तो ये 2x यानी डबल हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर -1/2, -2/3, -3/4 एंड -5/9। तो इसको करने के लिए पहले आप क्या कीजिए, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं इन सब का एलसीएम ले लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया है। एलसीएम आ रहा है 2 2 4 और 3 3 9, 4 9 36 आ रहा है टोटल। अब बस आप इन नंबर्स को 36 के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 18 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -18, करेक्ट। और 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे -24, और 36 को 4 से करेंगे 9, 9 3 27, और 36 को जब 9 से करेंगे तो 4, 4 और -5 -20। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखना होगा। नेगेटिव नंबर्स की यही खासियत है कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है, क्योंकि हमें पता है नंबर लाइन जब हम बनाते हैं तो नंबर लाइन इस तरीके से बनाते हैं, और ज़ीरो यहाँ पर आता है बीच में, तो यहाँ -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। तो इसका मतलब ये है कि -3 जो है वो छोटा है -1 से। तो नेगेटिव लाइन की तरफ जब हम जाते हैं तो सारे जो बड़ा छोटा हो जाता है और छोटा जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब है सबसे छोटा नंबर होगा ये 27 वाला, -27। तो ये कौन सा था, -3/4। तो आप सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर -3/4। उसके बाद इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा आई शुड से 24, और 24/36। तो -24/36 ये कौन सा है, -2/3। तो -3/4 सबसे छोटा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये 24 यानी कि -2/3 इससे बड़ा होगा, और इससे बड़ा होगा ये 20 वाला यानी कि -5/9, और सबसे लास्ट में हमारा आएगा -1/2। नेक्स्ट और पार्ट इज फाइंड 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फॉर 81/24। तो 81/24 आपको दिया हुआ है, आपको इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आई शुड से निकालने हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है। आप क्या कीजिए, 81/24 को लीजिए, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले आपको इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 81 × 2 विल बी 162,
अपॉन 24 इंटू 2 इज़ 48। तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई इसकी। ठीक है, आपको 3 निकालनी है। आप अगली बार क्या कीजिए, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 4/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके जितने चाहें उतने आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। 19th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आपको दिया है जिसमें बेस दिया है 7 और इसके बीच का एल्टीट्यूड आपको दिया है 4, या इसको हाइट भी बोलते हैं। और हमें पता है कि एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इंटू हाइट। It's very simple. Base is, as you can see, base is 7 and height is 4. So the answer should be 28 centimeter square. अब कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर तो 7 के साथ है और दूसरा सेंटीमीटर 4 के साथ है। तो सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 होल टू द पावर 3। ठीक है, आपको इसको कुछ नहीं करना है। आप ऐसे कीजिए, -2 इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे -3 की पावर 3 है, तो इसके मतलब इसका मतलब हो गया -3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 इंटू -3 इंटू -3। अब आप देखिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। तो 6 को 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। इसी के साथ और में क्वेश्चन है, राइट 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 5 बार है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद द बेस 3। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेस जो है वो 3 है, यानी कि आप 3 लेंगे और उसकी पावर बताएंगे कि कितनी पावर होगी। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। 9 का मतलब हो गया 3 इंटू 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। करेक्ट। तो इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इस वाले 9 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो आप देखिए, बेस तो हम हमारा हर जगह 3 ही है। अब पावर कितनी है? 2 4 6 8 10। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो आप देखिए बेसिस सेम है सबके, और जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या करी जाती है? ऐड। तो 2 और 4 6 8 और 10। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3 पावर 10। दैट्स योर आंसर। 21st क्वेश्चन में है, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑल्सो मेंशन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ ईच एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपको एक टर्म ये दी है, दूसरी टर्म ये दी है, तीसरी टर्म ये है, चौथी टर्म ये है। तो इनके बीच में कोई भी एडिशन नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 4xy और ऐसे लिखा होता -5x²y, तो आप कह सकते थे कि यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म ये और दूसरी टर्म ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बीच में कॉमा लगा है, तो ये एक टर्म, ये भी आपकी दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी है? हर एक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स कितनी है? ये 1 1 1 और 1। अब जो उसने हमसे नेक्स्ट पूछा, वो उसने हमसे पूछा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है। तो आप यहाँ देखिए, एक्स वाई के साथ नंबर क्या है? 4। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4 हो गया। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -5 हो गया। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -3 हो गया, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 हो गया। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। आइए अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 22nd क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज 5 एंड b इज -3। पहले आप कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि इसका ब्रैकेट सॉल्व करके और इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा बना के, और फिर a की जगह 5 और b की जगह -3 वैल्यू पुट करके इसका न्यूमेरिकल जो आंसर है वो निकालिए। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 पहले a² से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a²। करेक्ट। और ये फिर 2ab से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है तो हम लिखेंगे +2ab। ये भी ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है +3, हम भी लिख देंगे +3। और यहाँ पर है -ab, हमने लिख दिया -ab।
अब आप देखिए यहाँ पर माइनस ए बी का मतलब है कि -1 AB है, तो 2AB में से 1AB चला गया तो पीछे बचेगा 1AB। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो अब हमारा एक्सप्रेशन बचा 2A² + AB + 3। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जहाँ पर A है उसकी जगह लिख देंगे 5, तो 2 और A की जगह 5 इसका स्क्वायर प्लस A की जगह 5, B की जगह मल्टीप्लाई में लिख देंगे -3 और साथ में एंड में आ जाएगा +3। अब इसको सॉल्व कर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 ज़र 50, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर आएगा माइनस आएगा, क्योंकि आप देखिए 5 3 ज़र 15 होगा और 15 जो है वो माइनस का आएगा, माइनस का 15 और +3। तो अब आप क्या कीजिए, 50 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 35, और 35 में जब आप +3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38। 23rd क्वेश्चन कह रहा है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ड्रॉ देयर फिगर्स। तो हमें 3 शेप्स बतानी है जिनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो ट्राइंगल्स में ऐसा होता है स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप बात करोगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। और ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो आप स्केल एंड ट्राइंगल, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम बनाकर यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 24th क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। तो इसको देखने पर ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसमें से एक सर्कल और निकाला जा रहा है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये जो एरिया बचता है इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल को जो है इस एरिया को माइनस कर दो, है ना। अब बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। मैंने कैपिटल आर ले लिया आपको समझाने के लिए। बड़े वाले का एरिया हो गया πr²। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, छोटे वाला एरिया। छोटा वाला एरिया क्या होगा, वो भी होगा πr, मैंने छोटा ले लिया r²। ठीक है, तो जो भी बचेगा पीछे वो यही बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, आप इसमें से देखो इन दोनों में से पाई कॉमन बाहर आ सकता है, तो हमने पाई बाहर ले लिया। तो यहाँ क्या बचा r², और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर ये r²। अब ये r² और r² क्या है, ये है बड़ा वाला रेडियस और ये है छोटा वाला रेडियस। तो आपने पाई को पाई ले लिया, बड़ा वाला रेडियस है 4, इसका स्क्वायर, छोटा वाला रेडियस है 3, इसका स्क्वायर। तो अब आप देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। पाई की जगह पाई, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो इसका मतलब हो गया 16 में से 9 गए तो 7, 7 पाई आपका आंसर आएगा। और क्योंकि इन्होंने हमें कह रखा है कि आप जो है पाई को 3.14 लो, तो हम पाई को 3.14 ले लेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ार 21 और 14 7 ज़ार 98, तो ये आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। वैसे इसको करने का दूसरा तरीका भी है कि आप पहले बड़े वाले का एरिया निकाल लो। उसका आप एरिया कैसे निकालोगे, आप सेम इसी तरीके से निकालोगे πr², तो वो आंसर आ जाएगा 16 पाई। फिर आप छोटे वाले का आंसर निकाल लो, मल्टीप्लाई मत करना, पाई को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ। फिर जो छोटा वाला है उसका आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 पाई, है ना। फिर आप इस 9 पाई 16 पाई में से 9 पाई माइनस कर दोगे तब भी 7 पाई ही आएगा। फिर आप पाई की जगह 3.14 यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहले मत करना वरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये। अगर आप इसको ऐसे करोगे कि 16 पाई आ गया और आपने 16 से 3.14 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये 14 पॉइंट कुछ करके 49 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा, फिर आप माइनस करोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। पाई को आप एंड तक पाई चलने दीजिए, ठीक है, और सबसे लास्ट में सिर्फ एक ही बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 25th क्वेश्चन है, आपको 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं -1/2 और 2/3 के बीच में। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कीजिए, आप इस पूरे को इसके डिनोमिनेटर यानी कि 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और इस पूरे को आप इसके यानी कि 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये 3 1 3 -3 और 2 3 6, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आया 2 2 4 और 2 3 6। अब आप देखिए इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं सेम है। अब आपको इनके बीच में नंबर ढूंढने, तो आप देखिए -2/6 है ना, आ गया, और -1/6 आ गया, और 0 आ गया, और 1/6 आ गया, और 2/6 आ गया, और 3/6 आ गया। तो यहाँ पर आपको 5 ढूंढने हैं। ये रहे आपके 1 2 3 4 5 और ये भी 6। इसी के साथ एक और में है क्वेश्चन, आइए उसको भी देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। यहाँ इसका मतलब ये है कि ये पूरी चीज़ डिनोमिनेटर में है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 × 7² × 11 पावर 8, करेक्ट, एंड अपॉन में हम इसको लिखेंगे 21 मल्टीप्लाइड बाय 11 पावर 3। ओके, तो एक तो पहले इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 3 1 3, 3 7 21, ठीक है। अब ये एक 7 और एक 7 कट गया, तो यहाँ पर 7 बच गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7 × 11 पावर 8 अपॉन 11 पावर 3, ठीक है। यहाँ पर 3 11 है, यहाँ पर 8 11 है, तो आप जब इसको काटोगे तो यहाँ पर 3 11 और यहाँ से भी 3 11 कट जाएंगे। तो आप इसको सीधा लिख सकते हो 7 पावर 1 इंटू 11 8 पावर -3 विच इज इक्वल्स टू 7 पावर 1 इंटू 11 पावर 5। That's your answer. 26th, a tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. एक ऐसा पेड़ है, ठीक है, ये कितना लंबा है अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन 5 मीटर पर ये जाकर जो है टूट गया, और टूटने के बाद ये जो है गिर गया और ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 5 मीटर गिवन है और ये अपने बेस से 12 मीटर दूर है। तो इसका मतलब है ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर ये 5 है, ये 12 है, और आपको ये निकालना है ना, ये निकालना है, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा ये वाली हाइट हमें पता नहीं चलेगी। तो इस हाइट को निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर हमारे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इतना हमें पता है, तो हम इनकी जगह वैल्यूज लिख देंगे। पी की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और बेस यानी कि 12 का स्क्वायर 12 144 इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब 25 + 144 हो गए 169, 169 इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 169 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज विल बी √169, और 169 का अंडर रूट आपको पता होना चाहिए, h इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 13 मीटर। अभी ध्यान रखना ये सिर्फ हाइपोटेन्यूज आया यानी कि ये 13 आया, तो अगर ये 13 आया है तो ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी, यस 5 + 3 13, 5 + 13 18 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री। वेरी गुड। अब हम आ गए सेक्शन डी, आखिरी सेक्शन की तरफ। 18 मार्क्स के सीसीटी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है, अ क्यूब, और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच एज इज द इंटरसेक्शन ऑफ फेसेस EFGA। तो EFGA
EFGH ये एक फेस है, और दूसरा फेस है EFBA, EFBA ये फेस। अब इन दोनों के बीच में एज कौन सा है? एज कॉमन जो है वो है EF, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा EF। सेकेंड है विच फेसेस इंटरसेक्ट एट FB पर कौन कौन से फेसेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं? तो एक तो ये BCGF, एक तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, और एक हो रहा है ABFE, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस वाले पे। थर्ड क्वेश्चन है विच थ्री फेसेस फॉर्म द वर्टेक्स ए वर्टेक्स जो है उसको कौन कौन सा फेस बना रहे हैं? तो एक तो ये सामने वाला फेस बनाएगा, है ना, और एक ये साइड वाला फेस बनाएगा, और एक ये नीचे वाला फेस बनाएगा। तो आप इन तीनों के जब कॉर्नर्स लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्टेक्स इज फॉर्म्ड बाय द फेसेस ABCD, ADHE और CDHG, इन तीनों से फेसेस से मिलकर कौन सा वर्टेक्स बन रहा है? पहला है ABCD, ये नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद है ADHE ये साइड वाला, और CDHG ये पीछे वाला। तो इन तीनों चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है, ये पॉइंट D, तो आप यहाँ लिख देंगे पॉइंट D इज द करेक्ट आंसर। इसी का फिफ्थ पार्ट है गिव ऑल द एजेस दैट आर पैरेलल टू AB के पैरेलल जो जो एज है वो लिखिए। तो AB का पैरेलल है CD का पैरेलल है HG का पैरेलल है EF। तो ये चारों आपस में एक दूसरे से पैरेलल होंगे, क्योंकि अगर AB का पैरेलल ये है और ये इसका पैरेलल है तो ये तीनों आपस में पैरेलल हुए। तो इसी तरीके से EF जो है वो HG का पैरेलल है, दिस मीन्स ये चारों एज पैरेलल हो गए। Question 28 is Rajendra, a farmer, had two sons and two daughters. He decided to divide his property among his sons and daughters. So he wrote a will. Will मतलब उसने एक अपनी वसीयत लिखी about distribution of his property. According to his will, he desired to give 3/5 of the property to his sons. दो बेटों में 3/5 टोटल 3/5 बांट दी, और 1/3 बांट दी अपनी डॉटर्स में, एंड रेस्ट टू चैरिटेबल ट्रस्ट। आफ्टर हिज डेथ his will was open and read out by advocate in presence of all villages. Now we have to answer the following questions. First is whose share was more, सन, डॉटर्स, चैरिटेबल ट्रस्ट या नन? अब हमें पता है कि बेटों को मिली है 3/5 दोनों को, और बेटियों को मिली है 1/3। तो अगर आप इसको डेसिमल में करके देखोगे दिस विल बी इक्वल टू 0.6, और इसको जब आप डेसिमल में करोगे तो दिस विल कम टू 0.33 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब आप देख लो 0.3 बड़ा है या 0.6 बड़ा है? ऑब्वियसली 0.6 बड़ा है, सो सन्स शेयर वॉज मोर। सेकेंड इज हाउ मच ऑफ द प्रॉपर्टी ईच सन गेट्स? दोनों को मिलके 3/5 थी, ध्यान रखना दोनों को मिलके थी। अब एक को कितनी मिली है? एक को आधी मिली है, यानी कि 3/5 का आधा। तो 3/5 का आधा मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आधा हो जाएगा। तो 3 1 3 और 2 5 10, तो 3/10 इज द करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच प्रॉपर्टी ईच डॉटर गेट्स? तो दोनों को मिलके 1/3 था, तो एक को कितना मिलेगा? हाफ। हाफ किसका करेंगे? 1/3 का, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 3 6, सो 1/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ इज हाउ मच प्रॉपर्टी ईच चैरिटेबल ट्रस्ट गेट्स? ओके, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को कितना मिलेगा? हम क्या करेंगे, इसमें से सन और डॉटर की अलग कर लेंगे अगर, और उसमें से हम जो है टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, जितनी भी टोटल थी, तो हमें निकल जाएगा हमारा आंसर, है ना। टोटल में से हम क्या करेंगे, सन्स की भी निकाल देंगे और डॉटर की भी निकाल देंगे। तो टोटल सैलरी 100% यानी कि 1, इसमें से हम किसको माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे 3/5 को, दोनों बेटों को मिली है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1/3 को, जो कि दोनों गर्ल्स को मिली है, डॉटर्स को। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 15, तो अब यहाँ कुछ नहीं है, तो 15 1 15, यहाँ पे आप देखिए 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 3 माइनस 3 3 3 9 -9,
मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, तो 9 और 5 हो गए 14, तो इसका मतलब है 15 माइनस 14 अपॉन 15, तो 15 में से 14 गए तो बचा 1, 1 अपॉन 15 शुड बी योर आंसर। तो इन दिस क्वेश्चन दिस इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मच मनी टोटल मनी वॉज गिवन टू हिज सन एंड डॉटर्स। तो सन को मिली थी 3/5 और डॉटर्स को मिली थी 1/3। अगर हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 15, करेक्ट। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़ार 5, 9 + 5 इज इक्वल्स टू 14, 14 अपॉन 15 शुड बी योर आंसर, 14 upon 15, yes, C is the correct answer. 29th question is the mass of the earth is 5976 0000000000000 kg. Don't worry, इस नंबर को देख के डरना मत, ये बहुत अभी आसानी से सॉल्व होगा चुटकियों में, don't worry. And the radius of the earth is 6.37 into 10⁻⁶ meter. Moon is the natural satellite of the earth which revolves around the sun due to strong gravitational force of earth. The mass of moon is 7.36 into 10⁻22 kg. The radius of the moon is 1.74 into 10⁻⁶ meter. The distance between the earth and moon is 3.84 10⁵ kilometer. आपको इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है। आइए पहले देखते हैं कि उन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं हमसे, फिर इनके सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मास ऑफ अर्थ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 5.9, और फिर उसके बाद बस हमें गिनना है कि कितने जीरोज आएंगे, 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 टाइम्स 3 जीरोज मतलब 24। तो इसका सीधा सा आंसर होगा, आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 5.976 इंटू 10⁻24 kg, दैट्स इट। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इन मीटर, फाइंड इट्स स्क्वायर एंड राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मीटर में निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और हमें अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है उसको मीटर में निकालते हैं, ठीक है। आइए, ओके, सो यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और ये दे रखा है किलोमीटर में। हमें पता है 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ये हो गया 3.84 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 1000, और 1000 का मतलब है कि हम इसको 10⁻³ में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 10⁻³ भी लिख देंगे। तो अब जब 10⁻³ लिख दिया तो टोटल पावर कितनी हो गई जी, करेक्ट, 10⁸ तो ये हो गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये तो जो उसने हमसे मांगा था उसका जवाब हो गया कि डिस्टेंस निकालो मीटर में। हमने मीटर में निकाल लिया, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे 3.84 इंटू 10⁸ और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या करोगे, पहले 3.84 का स्क्वायर निकालिए और 10⁸ का स्क्वायर, यानी कि आपने पढ़ा होगा व्हेन a⁻m⁴n, तो यहाँ पर क्या होता था, m और n मल्टीप्लाई हो जाते थे, तो ये हो जाता है a⁻m इंटू n। तो जहाँ तक ये 10 की पावर वाला क्वेश्चन का सवाल है तो 10⁸8 इंटू 2 16, तो 10⁻16 हो जाएगी, करेक्ट है। अब हम निकालेंगे 3.84 का स्क्वायर। तो जैसे कि 3.84 का स्क्वायर होता है 14.74
56 इंटू 10⁻16, लेकिन उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 14 नहीं ले सकते, हमें 1.4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो है पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ। तो अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो एक 10 और बढ़ जाएगा, है ना, एक 10 और बढ़ जाएगा। तो आपका करेक्ट जो एब्सोल्युटली राइट जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4745 इंटू 10⁻16 और 117। So that should be your answer, 1.47456 into 10⁻17. The last part is express the double of the difference of radius of earth and moon. अर्थ और मून के रेडियस का डिफरेंस निकाल के उसको डबल करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 10⁻6 और मून का जो रेडियस है 1.74 इंटू 10⁻6। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब आप इसको लिखेंगे 6.37 इंटू 10⁻6 माइनस करेंगे किसको, 1.74 इंटू 10⁻6। तो आप देखिए यहाँ पे 10⁻6 दोनों में है, तो कॉमन निकल जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, इंटू 10⁻6 और आप माइनस कर लीजिए 6.37 में से आप माइनस कर लीजिए 1.74 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10⁻6। तो इसका आंसर आएगा 4.63 इंटू 10⁻6। लेकिन उसने हमें ये डबल करने के लिए कहा है, तो डबल करने के लिए कहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 9.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 और यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। That's all from my side. Thank you for watching the video. All the best for your exams. May God bless you all with the flying colors in exam, and you get 5% more than whatever you are expecting. All the best, everyone.